जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल। तो YouTube पर पहली बार देखने को मिलेगा दोस्तों इंडियन जियोग्राफी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, चाहे कोई सा भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सभी में भारत के भूगोल से संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आज अपन लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे और पूरी की पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके सभी एग्जाम्सों में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अंत में जरूर लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती है तो मत लाइक करें, लेकिन वीडियो को जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला ही क्वेश्चन है, भूगोल अपन लोग कवर कर रहे हैं और भूगोल से ही संबंधित आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो भूगोल का जनक है जो कि किसको कहा जाता है। अगर अपन लोग भूगोल पढ़ें और भूगोल के जनक का अपन के लिए जानकारी ना हो तो इसके लिए अपन लोग इसके जिम्मेदार अपन ही होंगे। ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेकर जो आए हैं वो भूगोल के जनक से ही क्वेश्चन बना है आपका कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, एरेटोस्थेनीज या फिर हेरोडोटस या फिर हिप्पोकार्स या फिर हिक्केटियस। तो बताइए भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका हिक्केटियस जो है, इनको भूगोल का जनक के नाम से अपन लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो क्वेश्चन आप लोग बताते चलिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेरोडोटस ने, हिक्केटियस ने या फिर हिप्पारकस ने या फिर एरेटोस्थनीज ने। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा विकल्प जो कि डी ऑप्शन रहेगा, एरेटोस्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। क्वेश्चन आईएमपी है दोस्तों, चाहे तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है। कार्ल रिटर को, जीन ब्रूस को, हेम्बोल्ट को या फिर हिप्पारकस को। तो बताइए मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता के नाम से अपन लोग जानते हैं और कहा भी जाता है इनको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे शानदार तरीके से। आप लोग इसको क्वेश्चन को कवर करते चलिएगा और अपने माइंड में सेव भी करते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। हेटनर, जीन ब्रूस, एच आपका बेरोज या फिर एरेटोस्थनीज। तो बताइए भूगोल का मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन महोदय हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा एच बेरोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जो भू आकृति है उसके विज्ञान का जन्मदाता किसको माना जाता है। पेसल को, डेविस को, पेंक को या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता कहा जाता है या जिसको मानते हैं वो है आपके पेसल। ठीक है, पहला ही विकल्प सही आंसर होगा। इसको अपन लोग कवर करते चलेंगे दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से संबंधित रहेंगे। क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। बारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा जो कहा था वो बारेनियस ने कहा था। ठीक है, पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस। ठीक है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, कोपरनिकस को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, आपके माइंड में भी आता होगा कि सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं इनको अपन लोग क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसको भी आप लोग समझिएगा, इनको कहा जाता है ग्रह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हर एक एग्जाम्स में, तो आंसर आपको याद रखते हुए चलना है सभी क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था, बारेनियस, टेलर, कांट या कार्ल रिटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांट ने कहा हुआ था ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग ईमानदारी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने माता पिता का सर ऊंचा करना चाहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो आशा करूंगा कि आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा और आपने आंसर लॉक किया होगा कि 8 ग्रह हैं आपके सौरमंडल में। कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या फिर ये सभी। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उपग्रह कहा जाता है उनको। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो जो ग्रह होते हैं इनकी गति का जो नियम प्रतिपादित किया था वो किसने किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर ने किया हुआ था। ठीक है, पहला ही विकल्प सही आंसर होगा। बने रहिएगा दोस्तों शुरू से अंत तक, मत भागिएगा, आप लोग भाग जाते हैं। वीडियो को लाइक मत करिएगा, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। आपको जो निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जाती है कक्षाएं, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो आप लोग इसका भी आनंद लीजिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग क्यों पैसे दे करके आप लोग शिक्षा ग्रहण करें। इससे अच्छा है कि आप लोग निःशुल्क वाली कक्षाएँ प्रारंभ करिएगा और देखते रहिएगा। दोस्तों जो भी आपको डाउट है, जो भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे ज़रूर चर्चा कर सकते हैं, तो बताइएगा जो भी आपको दिक्कत है। क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि किस देश में सूर्य रात को दिखाई देता है अर्धरात्रि में, तो आंसर सही होगा आपका नॉर्वे में दिखाई देता है। अब ये पूछा जा रहा है कि कब दिखाई देता है, तो 12 अगस्त को देता है दिखाई, 21 जून को या फिर 21 जुलाई को या फिर 21 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका जो जाएगा 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर या केपलर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सौरमंडल की खोज जो की थी वो कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, या सौरमंडल की खोजकर्ता कौन है, कोपरनिकस आपका राइट आंसर होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है, पृथ्वी, शुक्र, शनि या फिर सूर्य को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सौरमंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, पेरिजी, अपसौर, अपसौर या उपसौर या फिर अपोजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अपसौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर, अपोजी, अपसौर या फिर पेरिजी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, उपसौर आपका राइट आंसर होगा कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ग्रह पूछा गया था तो आपका राइट आंसर 8 था। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, 97, 81, 95 या 89। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 89 आपका राइट आंसर होगा, जो कि डी विकल्प में आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं, तो आपके 89 होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। अगर आपको आता है 5, 8, 4 या फिर 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि पार्थिव ग्रहों की जो संख्या होगी आपकी वो कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको जानते हैं अपन लोग, उल्का को, अभिनव तारा को, धूमकेतु को या फिर ये सभी को। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाती है वो अभिनव तारा कहलाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिनव तारा क्या कहलाती है तो विस्फोटी तारा कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन साथियों कई प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए अपने लिए हर एक प्रकार से तैयार रहना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ लिया जाए, आंसर अपने लिए सटीक ही देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या फिर चंद्रमा। तो कौन सा एक तारा है आपका, सूर्य जो है वो एक क्या है, एक तारा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन एक तारा है, सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो आपका जो सूर्य है दोस्तों, सूर्य की जो किरणें आपकी आती हैं पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं, 3 से 8 मिनट, 8 से 3 मिनट, 7 से 4 मिनट या 9 से 3 मिनट। तो वैसे एक्यूरेट जो टाइम होता है वो 8 मिनट का होता है। अगर आपका इसमें दिया गया है तो ऐसे में आपको आंसर क्या देना है कि 8 से 3 मिनट में पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, बुध है, प्लेटो है, वरुण है या बृहस्पति है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जो वरुण ग्रह है वो सूर्य के सबसे दूर है आपका ग्रह। ठीक है, याद रखना सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो याद रखना वरुण ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएमपी है, दूर पूछा जाए तो वरुण था आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे निकट कौन सा है, बुध, प्लेटो, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो साथियों अगर सबसे निकट पूछा जाए तो आपका बुध ग्रह जो है वो सबसे निकट होगा सूर्य से। सबसे दूरी पर पूछा जाए तो वरुण ग्रह होगा। सबसे निकट पूछा जाए सूर्य से तो आपका क्या होगा, बुध आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो कौन सा ग्रह है जिसमें कि चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, मंगल पर, शनि, बुध या बृहस्पति। तो कौन सा ग्रह है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बुध है। ठीक है, बुध कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है आपका। ठीक है, और सबसे दूरी पर वरुण ग्रह है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। जो कि सबसे निकट ग्रह है, ये सूर्य का जो चक्कर लगाता है कितना समय लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, 90 दिन का, 88 दिन का, 75 दिन का या 87 दिन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 88 दिन में आपका जो है 88 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है बुध ग्रह। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 88 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, मंगल, शनि, शुक्र या फिर बुध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बुध ही आपका राइट आंसर होगा। अत्यधिक तीव्र होगा, क्यों होगा, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, इसलिए सबसे तीव्र ग्रह भी आपका बुध ग्रह ही होगा। ठीक है, और सबसे दूरी पर है तो वो सबसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कौन सा ग्रह है जिसको कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शनि, शुक्र, चंद्रमा या फिर मंगल। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी है। ठीक है, तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र ग्रह जो है आपका, इसको पृथ्वी की क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। कौन कौन से वे दो ग्रह हैं जिनके की कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो साथियों वो हो गए आपके शुक्र और बुध, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र या फिर चंद्रमा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा शुक्र जो ग्रह है आपका, इसको शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या फिर मंगल? तो यूरोपवासी जो हैं दोस्तों वो कौन से ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका राइट आंसर आपका होगा शुक्र ग्रह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी की जो उपसौर की स्थिति बनती है वो कौन से महीने में बनती है? तो वो जनवरी के महीने में बनती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वेस। ठीक है, साथियों मत भागिएगा, कहीं भी नहीं मांगना है, आपको पूरा का पूरा सेट देख करके जाना है। अंत में हमें ज़रूर बता करके आप लोग जाएंगे कि आपको ये सेट पेपर कैसा लगा, किस प्रकार से क्वेश्चन थे। पसंद आए तो ज़रूर लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग निःशुल्क सभी कक्षाएं लेना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कर दें। जो भी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रॉमिस करते हैं कि जो भी आपका एग्ज़ाम्स होगा हम क्रैक कराएंगे, केवल आपको हमारे साथ बने रहना है। जो भी आपको क्लासें दी जाती हैं वो आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और बने रहना है हमारे साथ। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी क्लास स्टार्ट की जाती है, जो भी क्लास प्रोवाइड कराई जाती है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। व्यूज़ नहीं देखना है, सब्सक्राइब नहीं देखना है, आपको केवल जो अच्छा लगता है वही देखना है। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा, और जो भी आपको डाउट है क्लियर करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो कौन सा भाग है वो? सीमा, निफे, सियाल या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? निफे आपका जो है वो पृथ्वी के भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता अधिक है निफे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा सीमा। ठीक है, सीमा की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक यानी कि अंदर, ठीक है, तो क्या होती है वो स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी, अब प्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप विज्ञान? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप विज्ञान। ठीक है, चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 40%, 45%, 68 या फिर 90? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 68। ठीक है, तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है? तो स्थलमंडल का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, 155, 200 या फिर 100? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 100 किलोमीटर तक की गहराई तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोह, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 3.1, 28.4% या 29.2% या 37.7%? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 29.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे एक से बना है? लोह से, एल्यूमिनियम से, पोटेशियम से या फिर क्रोमियम से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा लोह। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? निफेस, सीमा, सियाल या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल ग्रहों की संख्या याद है आपको 8 है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 70, 90, 160 या फिर 180। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए तो 180 आपको आंसर देना है, जो कि चौथा विकल्प आपका सही आंसर होगा। अक्षांश बारे में पूछा जाता है तो आपको याद होगा। अब देशांतरों की संख्या बताना है, तो देशांतर की संख्या कितनी होती है? 60, 360, 180 या फिर 90। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देशांतर की संख्या पूछी जाए तो 360 होगा। और आपकी अक्षांशों की संख्या पूछा जाए तो कितना होगा? 180। ग्रहों की संख्या पूछी जाए तो आपकी 8 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन सभी को कवर करना है। चाहो तो आप लोग नोट डाउन भी इसको कर सकते हो। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है जो नगर है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है? तो साथ ही इसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना है सिंगापुर। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ये कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सा एक नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस देश से होकर के कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है? जायरे, चीन, भारत या फिर ये सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कि जायरा जो है आप एक ऐसा देश है जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक है आपका रेखा वो कहाँ से होकर के गुजरती है? 180 डिग्री से, 120 डिग्री से, 270 डिग्री से या फिर 90 डिग्री से? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको ही पता है, 180 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, हॉलैंड में, यूएसए में या फिर भारत में? तो ग्रीनविच के बारे में पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा यूके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा? तो एक देशांतर को अगर पार करना है तो दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होगा? 7 मिनट का, 0 मिनट का, 4 मिनट का या फिर 1 मिनट का? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में, तो इसको जरूर कवर ये करिएगा कि 4 मिनट का टाइम लगता है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच। ठीक है, तो जो अंतर होता है वो कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है वो कौन से वर्ष में किया गया था? 1955, 1896, 1997 या 1884 में? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1884 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वो कौन से आपके समय स्थान से निर्धारित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद से आपका जो समय है, भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है वो इलाहाबाद, यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्रयागराज आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी शैलों से ढका है? तो भूपृष्ठ का जो भाग है वो कितना प्रतिशत अपसादी शैलों से ढका है? 80, 75, 95 या फिर 68? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 75% से ढका हुआ है भूपृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है वो कौन सी चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजेब चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक। तो कौन सी जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। ठीक है, पहला ही विकल्प सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता ले लें और अपने साथ में जो जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही आपका जो बेल आइकन आएगा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो बताइए कौन कायांतरित सेल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा संगमरमर जो है आपका ये कायांतरित सेल का एक उदाहरण है आपका संगमरमर। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन से देश में स्थित है? जापान, नेपाल, चीन या भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? अब पर्वत श्रृंखला पूछा जा रहा है, एंडीज, अलास्का, हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है तो कहाँ पर है सबसे बड़ी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला आपकी जो है पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी या इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो किलायू का आपका जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो आपको याद रखना। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इक्वाडोर। तो कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो कोटोपैक्सी आपका जो स्थित है वो है इक्वाडोर में। ठीक है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 30%, 80%, 78 या 50। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर आपका ऑप्शन पूछा जाए कि कितने परसेंट, तो 78%। इसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा पूछा जाएगा तो आपको 29 देना है। ठीक है, 21% में आपका आता है कितनी? 21%। ठीक है, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और 78% आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए हैं, और अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आसपास में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।